नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को डिसाइड कर सकते हो और काफ़ी सारे फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो। और वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि यार नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो क्या कर रहे हो यार, अभी तक आपको ये वीडियो लाइक कर देनी चाहिए थी और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। जब भी आप कमेंट करते हो तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। पिछली वीडियो को आपने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए हैं तो मेरा मोटिवेशन लेवल ऑलरेडी हाई है। तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ। ये सारी वीडियो जो भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीडियो हैं वो जाती हैं एक प्लेलिस्ट हिमांशुज शॉर्ट टॉक्स नाम से एक प्लेलिस्ट में। तो आपको और भी मेरी वीडियो देखनी है इस तरीके की वीडियो जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो आपकी मदद करेंगे आपके म्यूज़िक प्रोडक्शन के दौरान। तो दोस्तों बिना देर किए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट की, जो भी आप किसी क्लाइंट के लिए सॉन्ग बना रहे हो या फिर हो सकता है कोई और प्रोजेक्ट भी आप कर रहे हो, तो ये आपके लिए यूनिवर्सल मैं रूल बता रहा हूँ, लेकिन हमारा जो थोड़ा सा बायस्ड रहेगा म्यूजिक प्रोडक्शन की साइड। तो कुछ भी हो सकता है, आप कोई वीडियो या वेब सीरीज कुछ भी आप शूट कर रहे हो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। तो जैसे आप सपोज करो कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट की एक ऐसी प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी जिसमें आपको लॉस नहीं हो और वो मिनिमम प्राइस हो आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं बात करता हूँ, आपने एक बेस प्राइस 5000 रुपीज़ की अपनी डिसाइड कर लिया। अगर आप बिगिनर हो आप और भी कम कर लिया, अगर आप और अच्छा वर्क कर रहे हो 20,000 10,000 जो भी है वो आप डिसाइड कर लीजिए। ये प्राइस ऐसी होती है कि जिसमें आप एक सिंपल सॉन्ग जो आपका बेस्ट जॉनर है, मतलब जो जिस जॉनर पर आप वर्क करते रहते हो उस जॉनर का अगर आपको सॉन्ग मिले तो आप इसको कर सकते हो इजीली बिना कोई परेशान किए हुए। ये आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे दोस्त हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने प्राइस भी डिसाइड नहीं करी है, वो कोशिश करते हैं कि क्लाइंट का हम बजट जानने की कोशिश करेंगे और क्लाइंट का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, क्लाइंट से कितना पैसा निकलवा सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूला ज़्यादा वर्क नहीं करता। और प्लस क्या है कि अगर आप यही सोचोगे कि क्लाइंट को आपको लूटना है, बुरा मत मानना प्लीज़, लेकिन अगर आप ये सोच के साथ कि क्लाइंट का अगर बजट 3,000 है तो हम 3,000 में कर देंगे, 15,000 है तो हम 15,000 करेंगे, लेकिन हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्लाइंट का बजट कितना है। तो एक तो इसमें क्लाइंट भी होशियार हो चुके हैं सभी, कोई भी आपको इस तरीके से अपना बजट आगे से नहीं बताने वाला, तो ये फेल रहता है, आपका प्रोजेक्ट अल्टीमेटली कैंसिल होगा इस चक्कर में। तो बेहतर है कि आप अपना एक मिनिमल प्राइस के साथ अपनी आप एक प्राइस डिसाइड करो, एक प्रोजेक्ट की प्राइस डिसाइड करो जिसमें आपको करना है। क्लाइंट का बजट अगर 20,000 भी है तो आप क्लाइंट के साथ अपने रिलेशन ऐसे डेवलप करो कि जिससे क्लाइंट आपको आगे के भी प्रोजेक्ट दे। इस तरीके से नहीं कि आपको एक ही प्रोजेक्ट में अपने क्लाइंट को लूटना है। अब प्रोजेक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करने में आपको काफ़ी सारे फैक्टर जो हैं वो डिपेंड करते हैं। जैसे आपको अभी ये बेस प्राइस आपने जो डिसाइड करी है और इसके बाद आप अपने क्लाइंट से एक सम एग्जांपल्स, जो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको वो मतलब चाहते हैं कि कैसा म्यूज़िक बनाना है, आप उनको मंगवाओ अपने क्लाइंट से। अब ये वाला जो पॉइंट है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये आपको हेल्प करेगा कि आपने जो बेस प्राइस लगाई है और क्या आप उतना वर्क आप कर सकते हो इस इतनी क्वालिटी का म्यूज़िक बनाने के लिए उन एग्जांपल्स को देखने के बाद। अगर आप नहीं कर सकते हो, आपकी थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपकी एफिशिएंसी लगने वाली है, तो हो सकता है आपका पसंदीदा जॉनर हो, आप अगर हिप हॉप टाइप का म्यूज़िक बनाते हो और आपको हिप हॉप का ही म्यूज़िक बनाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत आपकी ज़्यादा लगने वाली है, तो आप अपनी बेस प्राइसेस को बढ़ा दीजिए। कितना ज़्यादा लगने वाली है, जैसे आपने 5,000 रखी है 6,000 कर दीजिए, 7,000 कर दीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। और मैं जो 5,000 कोटेशन बता रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि ये मैं एक अपनी कोटेशन बता रहा हूँ, क्या मेरी कोटेशन ये नहीं है, ये मैं आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपकी कोटेशन कुछ भी हो सकती है, आपकी हो सकता है 500 रुपीज़ हो, 700 हो, 1,000 कुछ भी हो सकती है। तो ये बेस प्राइस से थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दीजिए। अब ये प्राइस किन फैक्टर्स पर और डिपेंड करती है, जैसे आप समझ लो कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी काम है, आपको आज भी वर्क करना है, लेकिन आपके पास क्लाइंट आता है और आपसे बोलता है कि यार मेरे को ये प्रोजेक्ट चाहिए, फटाफट चाहिए और 2-3 दिनों में मेरे को ये प्रोजेक्ट करके दो यार, जल्दी से, मेरा टाइम वो रहा है। अब आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो आप अपना टाइम का जो फैक्टर है वो काउंट करके आप उसकी प्राइस बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास सपोज करो काम नहीं है
यहाँ पर आज लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास काम की कमी है, तो आप उल्टा भी कर सकते हो, आप अपनी जो बेस प्राइस है उससे अपने प्रोजेक्ट की जो प्राइसिंग है उसको घटा सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो घटाना बढ़ाना बेस प्राइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि क्लाइंट को लूटने के अकॉर्डिंग। तो ये आपके लिए हेल्प करेगा। अब आप ये बात ध्यान रखना कि आपका क्लाइंट भी हो सकता है इस वीडियो को देख रहा हो, तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट को भी पता है। तो हमको फेयर रहना चाहिए सभी के साथ, ना तो क्लाइंट के साथ चीटिंग करो। आपके रिलेशन अच्छे डेवलप होंगे तो आपको आगे भी अपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिलेंगे, वो आपको रिकमेंड भी करेगा और लोगों के लिए। दूसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है वो करता है आपके लाइव इंस्ट्रूमेंट्स पर। आप ये देखो कि क्लाइंट ने जो एग्जांपल्स भेजे हैं उसमें आपको क्या लाइव इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ रहे हैं। अब ये वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि लाइव इंस्ट्रूमेंट अगर आपने एक बार रिकॉर्ड कर लिया तो लाइव इंस्ट्रूमेंट में आपको एक लाइव आर्टिस्ट को पेमेंट करना पड़ता है। तो आप या तो आप अपने क्लाइंट के ऊपर छोड़िए कि लाइव आर्टिस्ट की जो पर विजिट है उसका इतना चार्ज है, और रिकॉर्डिंग का अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपका लग रहा है तो वो आप उसके सामने रखिए, क्लाइंट के सामने। आप अपनी बेस प्राइस में लाइव इंस्ट्रूमेंट की रिकॉर्डिंग कभी भी शामिल मत करना, वरना आपको नुकसान होने का चांस रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है क्लाइंट को पसंद ही नहीं आए कि म्यूजिक में ये जो लाइव इंस्ट्रूमेंट बजाए ये अच्छा नहीं है, और आप इसको दोबारा रिकॉर्ड करवाओ। लेकिन आपने क्या है, अगर आपने बेस एक फिक्स प्राइस बता दी क्लाइंट को तो आपको नुकसान हो जाएगा, वहाँ पर आपको नहीं फायदा होगा। तो इसलिए लाइव इंस्ट्रूमेंट की प्राइस आप अलग रखो, और अगर क्लाइंट आपसे फिक्स प्राइस चाहता है तो आप एक ऐसे लाइव इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट को जोड़ो जो आपसे केवल एक प्राइस ही ले, और उसमें अगर करेक्शन करने हो तो वो आर्टिस्ट आपके साथ करेक्शन कर सके बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो। अगर एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है तो आप प्लीज़ उसको क्लाइंट के सामने रखो, आप उसको अपने खर्चे में मत जोड़ो। और फिर भी मैं कहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। हो सकता है आपसे डीलिंग गलत हो गई या फिर क्लाइंट ने गलत समझ लिया, तो ऐसे में बेनिफिट ऑफ डाउट आप अपने क्लाइंट को दीजिए, बजाय अपने पास रखने के कि नहीं हमारे ऐसा डिसाइड नहीं होता। क्लाइंट को अगर कुछ गलतफहमी भी हो गई है तो आप अपने क्लाइंट की मदद कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट इज किंग, कस्टमर इज किंग, है ना। तो अगर आपका क्लाइंट खुश है तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट अपने कस्टमर को दीजिए, क्लाइंट को दीजिए। आपका क्लाइंट खुश है तो आपको और प्रोजेक्ट भी देगा। लेकिन कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो क्लाइंट फालतू में ही कंफ्यूज होते हैं, मतलब वो पैसा बचाने के लिए कंफ्यूज होते हैं, वो आपके साथ हो सकता है चालाकी चलें। तो ऐसे में आपको उनके साथ, ऐसे क्लाइंट के साथ आगे वर्क नहीं करना चाहिए। आप उनके साथ एक प्रोजेक्ट करिए या 2 प्रोजेक्ट करिए। जब आपको लग रहा है कि ये क्लाइंट सही नहीं है, ये इसी तरीके का वर्क करते हैं, तो उनके साथ आप आगे प्रोजेक्ट मत करिए। या फिर मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने क्लाइंट के साथ आपको डील करने का बताया, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इस तरीके के क्लाइंट्स को किस तरीके से डील करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट मना करने से बेहतर कि आप क्लाइंट से उस तरीके से डील करो जैसा मैंने उस वीडियो में बताया है। अब तीसरा जो फैक्टर आता है वो आता है जॉनर का आपका। अब सपोज करो मैं हिप हॉप का म्यूजिक बनाता हूँ, आप सपोज करना है ना। अब मेरे पास आता है म्यूजिक ईडीएम का बनाने को। ईडीएम का जो म्यूजिक है मेरे को टफ लगता है बनाने में, लेकिन पैसा तो कमाना है तो मेरे को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपनी बेस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर आपको अपना बजट बताना चाहिए क्लाइंट को। क्लाइंट को ये मत बताओ कि मेरा जॉनर नहीं है। देखो, बेस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर बताइएगा अगर आपको टफ लगता है ना। अभी मैं आपको और भी आगे बात करूंगा। तो अटेम्प्ट किया हुआ है वैसा जॉनर आपने कभी या नहीं किया हुआ है, तो अगर आपको थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन आपने अटेम्प्ट किया हुआ है वो प्रोजेक्ट, तो आप अपने बेस प्राइस से थोड़ा सा आप ऊपर की ओर बताइए, जिससे आपका टाइम कंजम्पशन जो होगा आप उसे आप मतलब अपने जो बेस प्राइस से आपने ऊपर बताया है उसके साथ आप उसको एडजस्ट कर पाओगे प्राइस के साथ। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने जो जॉनर है वो अटेम्प्ट ही नहीं किया। सपोज करो मेरे पास आता है ये कन्नड़ का, साउथ का सॉन्ग आता है, और वो मैंने आज तक अटेम्प्ट ही नहीं किया है, और अब मेरे पास ऑफर आता है कि यार आपको करना है। और तो ऐसी स्थिति में आप अपनी बेस प्राइस से थोड़ा सा आप अपनी प्राइस को गिरा सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे को पेड वर्क मिल रहा है ऐसे सॉन्ग का जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो वो मेरे लिए बेहतर है। मैं उसको थोड़ा सा उसमें कम भी प्राइस कर लूँगा, लेकिन एटलीस्ट क्या है कि मेरे कैटलॉग में लग जाएगा। मैं अपने दोस्तों को सुना सकता हूँ कि मैंने इस टाइप का वर्क भी किया है। तो वो एक तरीके से आपको करना चाहिए, अपनी बेस प्राइस से कम करना चाहिए। लेकिन आपने अटेम्प्ट किया हुआ है ऑलरेडी, सफिशिएंट आपके पास एग्जाम्पल हैं वैसे, और टफ है वो जॉनर आपके, मतलब ईजी आपके
फेज में नहीं आता है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा प्राइस अपनी बढ़ानी चाहिए। अब कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग में कॉम्प्लेक्स वर्क आपसे वो करवाना चाह रहा है तो वो आप अपनी थोड़ी सी उसमें प्राइस बढ़ाओ। अगर आपने बॉलीवुड के सॉन्ग ऑलरेडी अटेम्प्ट किए हुए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है डिस्काउंट देने का, लेकिन फिर भी मैंने अगेन जैसा बताया नहीं अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए आप डिस्काउंट दो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब आती है करेक्शंस की बात। आप नंबर ऑफ करेक्शंस को कभी भी आप अपनी बेस प्राइस में शामिल मत करो। अगर आप बिगिनर हो तो अब तो ठीक है, चलो यार 4-5 करेक्शन बढ़ा दो आप, है ना, लेकिन अनलिमिटेड करेक्शन मत दो, क्योंकि कभी कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका क्लाइंट है ना वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कंफ्यूजिंग क्लाइंट नहीं है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कंफ्यूजिंग क्लाइंट है तो आपको परेशानी ही करता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने नंबर ऑफ करेक्शन 3 या 4 या 5 जो भी देना चाहते हो वो आप उसको फ्री दो, और उसके भी बाद अगर क्लाइंट अगर आपको परेशान करता है तो आप उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करो। तो इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ा सा प्रोजेक्ट वाली जो अर्निंग है ना वो बढ़ेगी, और क्लाइंट को भी समझ में आएगा कि ज़्यादा फालतू में परेशान नहीं करना, जो भी क्लाइंट को करेक्शन चाहिए वो आपको करके दे, वो मतलब आपसे लिमिटेड करेक्शन ही कराएगा। लेकिन फिर भी इस कंडीशन में भी अगर बेनिफिट ऑफ डाउट आता है, क्लाइंट फालतू में ही कंफ्यूज हो जाता है, तो भी आप बेनिफिट ऑफ डाउट अपने क्लाइंट को दीजिए, उसकी मदद कीजिए। आपको हो सकता है 3 आपने जैसे करेक्शन फ्री डिसाइड किए हैं, लेकिन अगर क्लाइंट को कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा उनको बेनिफिट दीजिए अपने क्लाइंट को, और उनको अगर कुछ और करेक्शन भी अगर करने हैं तो आप उनको फ्री करेक्शन करके दे दीजिए। लेकिन अगेन अगर आपका क्लाइंट बदमाश है तो आपको पता है क्या करना है, आपको उनसे या तो डील मत करो या फिर मेरी पुरानी वीडियो देखो हाउ टू डील विद क्लाइंट्स वाली, जो मैंने डाली हुई है हिमांशु शॉर्ट टॉक्स में। अब हम आते हैं टाइम कंजप्शन। दो टाइम कंजप्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप ये कॉम्प्लेक्सिटी वाली पॉइंट से भी जुड़ता है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ रिकॉर्डिंग सेशन की। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके पास अपनी रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी है और आप अपने क्लाइंट की रिकॉर्डिंग भी करते हो, लेकिन यहाँ पर जो डिपेंड करता है फैक्टर वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइंट अगर अच्छा गा पा रहा है तब तो आप अच्छा कर सकते हो, आपका प्रोजेक्ट एक बार में हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको गाया ही नहीं जाएगा फर्स्ट टेक में, आपको दूसरी सेशन में उसको बुलाना पड़ेगा। तो ये फैक्टर में आपको अपना एक लिमिटेड पर आवर की रिकॉर्डिंग फ्री देनी चाहिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ कई बार हुआ है तो मैं अब लिमिटेड आवर की मैं 1 आवर फ्री देता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग के साथ। आपके साथ क्या फैक्टर डिपेंड करता है आपको करना है। तो एक लिमिटेड आवर में क्या होता है कि क्लाइंट के ऊपर भी ये थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि मेरे को इस आवर में ही गाना है, अदरवाइज उसके बाद जो एक्स्ट्रा आवर्स लगेंगे उनका चार्ज है। तो आपका जो पर आवर का जो चार्ज होता है स्टूडियो का आप वो कर सकते हो, या फिर आप किसी और स्टूडियो में जा रहे हो तो आप क्लाइंट के साथ एक मिनिमम टाइम का आप डिस्कस कर सकते हो कि इतना आवर मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, इसके बाद आपका जो भी है वो आपका चार्ज लगेगा और उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब अगला जो फैक्टर आता है वो आता है मार्केट कंपिटिटर्स और एक्सपीरियंस का। अगर आपके मार्केट कंपटीटर बहुत हैं, आप जिस जगह पर रह रहे हो, आप मुंबई में हो, वहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपनी वैल्यू जो बेस वैल्यू है वो आपको उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपकी जो एक्सपीरियंस लेवल है वो भी कम है तो आप शुरुआत कर सकते हो थोड़ा लोअर लेवल से। आपकी बेस जो प्रोजेक्ट की वैल्यू है वो आपकी कम हो सकती है। मैंने जब स्टार्ट किया था यार, मैंने 250 रुपये में 2012-13 की बात है, मैं कराओके मैंने मतलब भेजे थे, मैंने सेल किए थे, तो मैंने उससे स्टार्ट किया था। आज मैं 10 to 15,000 पर सॉन्ग के चार्ज करता हूँ, ये मेरी प्राइस है, बेस प्राइस है ना, तो ये इतना मैं चार्ज करता हूँ। तो ये आपकी कंपटीटर पर डिपेंड करती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो आपके मतलब दूर भी रहते हैं और फिर भी कंपटीटर हो सकते हैं। तो आपको अपने कंपटीशन का ध्यान रखना है, कंपटीटर की क्या वैल्यू चल रही है। अब मेरे साथ दिक्कत ये होती है, देखो आपके साथ यहाँ पर थोड़ा सा अलग इस तरीके से हो सकता है कि मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे पास अपना भी काम ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं डिस्काउंट नहीं ऑफर कर पाता हूँ। ऐसी कंडीशन में अगर उनका बजट कम है और मेरा कंपटीटर अवेलेबल है तो मैं जाने देता हूँ प्रोजेक्ट को, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा वर्क ज़्यादा है, मैं रॉयल्टी वाले फॉर्म में ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। तो मेरे पास अगर आज मेरे पास प्रोजेक्ट उनकी तरफ से नहीं भी मिले, जो कि मेरे लिए गलत भी हो सकता है उस क्लाइंट से मेरे को और बेटर प्रोजेक्ट भी मिलता, तो मेरे को क्या है कि मेरे को अगर लॉस हो रहा है उस प्रोजेक्ट में तो मैं वो प्रोजेक्ट नहीं करता हूँ। लेकिन आपके साथ हो सकता है कंडीशन कोई और हो, आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको वर्क नहीं मिल पा रहा है तो ये पहले वाले पॉइंट से भी हमारा थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है। तो आपके पास थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस की कमी है तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी प्राइस को थोड़ा सा कम रखें। ये सारे पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है प्रोजेक्ट पब्लिकेशन का। अगर आपका प्रोजेक्ट किसी बड़े बैनर पर जा रहा है तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है आपको ग्रो करने में। तो
लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आपका गाना कोई अच्छे से जैसे टी सीरीज पर आ गया और आपको प्रोजेक्ट मिलने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के टी सीरीज या जी म्यूज़िक पर गाने आते हैं, किसी को भी ऐसा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इनडायरेक्टली आपका एक रेपुटेशन बन सकती है। आप अपने आने वाले क्लाइंट्स को अगर आप अपना प्रोजेक्ट भेजोगे कि मेरा सॉन्ग यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो आपको हेल्प करेगा वो प्रोजेक्ट आपकी दिखाने में कि यार इधर इधर इनका सॉन्ग आया हुआ है। तो ऐसे में भी आप अपनी बेस प्राइस को घटा सकते हो। तो दोस्तों ये पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे बेस प्राइस को डिसाइड करने में। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से भी रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को शेयर करके। अगर आप मेरे चैनल की पेड मेंबरशिप अफोर्ड कर सकते हैं, 29 रुपये से चालू होती हैं और आगे तक 500 तक शायद हो जाती हैं, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्लीज़ मेरी पेड मेंबरशिप भी लीजिए। और उसमें आपको मैं जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ उसकी डिटेल्ड वीडियो आपको उधर फ़ायदा मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।